गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लिखित सूचना संचार के लाभ पर हम पहुंचे थे, उसके लाभ हम देखेंगे। लिखित सूचना संचार पद्धति जो दो पद्धति कोर्स में है, मौखिक और लिखित, उसमें ज़्यादा उत्तम है लिखित। ठीक है। लिखित सूचना संचार के लाभ: स्थान काल के संबंध बिना इस पद्धति से सूचना संचार संभव है। देखो, स्थान और काल क्यों? देखो, मौखिक में क्या होता है, व्यक्ति बोलने वाला और सुनने वाला दोनों प्रेजेंट होना चाहिए जैसे, लेकिन लिखित में ऐसा ज़रूरी नहीं है। लिखी हुई सूचना कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी पढ़ लेता है और व्यक्ति वहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति वहाँ पर रहना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, सूचना संचार की इस पद्धति में भौतिक साधनों का उपयोग होने से यह निःशुल्क तो नहीं पर रहती, परंतु खर्चीली भी नहीं है। सूचना संचार की यह पद्धति में भौतिक साधनों का उपयोग होने से, ये शब्द क्यों? क्योंकि इसमें ये देखो, किताब का उपयोग हुआ, ये भौतिक साधन हुआ। ठीक है, आप लिख कर मैसेज भेज रहे हो तो मोबाइल भौतिक साधन हुआ। तो इस तरह से भौतिक साधन का उपयोग हो रहा है, इसलिए निःशुल्क तो नहीं है, लेकिन यह पद्धति ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है। सूचना क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहने के कारण सुरक्षित रख सकते हैं। यानी लिखी हुई सूचना है तो यह लंबे समय तक आप इसको सुरक्षित रख सकते हो, कहीं भी सेव कर सकते हो, फाइल बना सकते हो, कागज़ है उसको आप लेमिनेशन करवा के रख सकते हो, इस तरह से। अब चौथा, सूचना की योग्य क्रमबद्धता सुरक्षा के कारण संदर्भ प्राप्त करना एवं योग्य रूप से उसे जोड़ना संभव होता है। सूचना जो भी है क्रम में रहती है, इसलिए उसके संदर्भ ये वन बाय वन तो आगे का कौन सा क्रम और आगे कौन सा स्टेप रहेगा वो भी आप आसानी से समझ सकते हो, और उसके साथ अन्य सूचना भी जोड़कर अपना कार्य भी आगे बढ़ा सकते हो। यानी सूचना समझने में भी आपके लिए आसानी रह जाती है। लिखित स्वरूप में होने से सूचना संचार को कानूनी दृष्टि से अधिकृत भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि लिखित स्वरूप है। अब लिखित स्वरूप है, इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति जब लिख कर देता है तो उसको पता होता है कि ये मेरी लिखी हुई बातें कई जगहों पर जांची जाएगी, तो जो सही बात है वही मैं लिखूँ। उसको डर भी, अगर उसने गलत लिखा तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इसलिए जो लिखित है उसको कानूनी दृष्टि से अधिकृत मानेंगे तो उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। इससे उसका प्रमाण के तौर पर उपयोग भी कर सकते हैं, सबूत के तौर पर लोग उसका उपयोग भी कर सकते हैं। लिखित अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त समय मिलने से सूचना की प्रस्तुति विषय गंभीरतापूर्वक प्रयत्न भी किए जा सकते। सूचना लिखी हुई होने की वजह से उसको पर्याप्त मात्रा में समय दिया जाता है और इसकी गंभीरता क्या है वो भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, और उसको प्रस्तुत करने में, सुधारने में और उसको सजाकर उसको लोगों के सामने दिखाने में भी समय और कोई क्षति रहती नहीं है। जैसे प्रोजेक्ट बनाना है तो आप डेकोरेशन करते हो, लिखी हुई सूचना है उसके आजू बाजू में कुछ चित्र बनाते हो, डेकोरेट करते हो। बोर्ड पर कोई बर्थडे है या कोई अच्छा टीचर डे है या गुरु पूर्णिमा है या कोई भी त्यौहार है तो आप बोर्ड पर ड्राइंग बनाते हो, चित्र बनाते हो। तो क्या हुआ कि आप अपनी सूचना को आराम से समय पर उसकी गंभीरता क्या है उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हो और लोगों पर अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हो। सूचना संचार की इस पद्धति में योग्य व्यक्ति का चयन करके उसे दायित्व सौंपा जाए तो सूचना संचार की प्रक्रिया में किसी भी भूल क्षति की स्थिति से संबंधित दायित्व संबंधित व्यक्ति पर डाला जा सकता है। क्षति की, अब देखो, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति को आपने पसंद किया हुआ है और उसको काम सौंपा हुआ है जो इसमें निपुण है। अब ड्राइंग किसको बनाना आता है वही व्यक्ति बोर्ड पर जाकर ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो उसको काम सौंपा हुआ है, तो जो भी गलती है ना, किसी एक को आप बोल सकते हो कि पूरे क्लास को आप पनिशमेंट नहीं करोगे, तूने ड्राइंग बनाई तेरी गलती है। तो आप जो भी क्षति है उसके संबंध में जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया उसी पर जिम्मेदारी डाल सकते हो और उसको भी आप बता सकते हो कि ये तेरी गलती है। पर आपने सबको समूह में कार्य सौंपा हुआ है तो आप किसी एक व्यक्ति को बोल नहीं सकते। लेकिन सूचना संचार में यह है कि किसी एक व्यक्ति को काम सौंप सकते हो और उसकी गलती है तो सुधार भी सकते हो और उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डाल सकते हो। यह पद्धति संबंधी संस्था की सूचना संचार की प्रक्रिया को एक सूत्रता देती है। कोई भी संस्था है उनके कार्य को एक सूत्रता देती है, यहाँ पर उसके कार्य को बढ़ाती है कि भाई ये कंपनी है, उसी ने ये सूचना संचार की कार्य किया हुआ है।
लिखित सूचना संचार पद्धति द्वारा संबंधित संस्था की एक अलग छाप हो जाती है। अब जो भी संस्था है वो लिखित इस तरह की सूचनाएं बनाती है तो उसकी भी एक अलग छाप, जैसे कि शाह पब्लिसिटी है वो अलग अलग स्लोगन रखती है तो उसकी भी एक छाप पड़ गई कि भाई इस तरह से वो कार्य करती रहती है, तो उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती रहती है। अब उसकी मर्यादाएं, सूचना को लिखित अभिव्यक्ति में कम से कम कागज कलम जैसे साधन उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिससे बिना यह संभव नहीं, इसलिए यह खर्चीली। अब देखो, लिखने के लिए कागज और कलम चाहिए, उसके बिना तो लिखित सूचना होगी नहीं, इसलिए ये खर्चीली है। आधुनिक लिखित संचार, ऊपर क्या लिखा था, कम खर्चीली, पर यहाँ पर क्या लिखा, भले कम तो कम पर खर्च होता है, इसलिए खर्चीली है। आधुनिक लिखित संचार हेतु साधन यंत्रों की आवश्यकता होने से उसकी खरीदी और देख रेख संबंधित दायित्व का प्रादुर्भाव भी हो जाता है। देखो, अभी कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों को ऑनलाइन वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ी, वहाँ पर टीचर सामने नहीं है, इसलिए मौखिक सूचना संचार नहीं है, पर टीचर जो भी बोल रहे हैं, यहाँ पर जो दिखा रहे हैं या जो सुनना है, उनके लिए सबके घर पर मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए। नेट के बिना आप कोई भी वीडियो देख नहीं सकते। तो ये क्या हुआ कि साधनों और यंत्रों की आवश्यकता होने की वजह से उसको खरीदने की और उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, खरीदी, जिसके लिए ये थोड़ा खरीदी रहती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मुझे डेट भरवाएंगे तो वीडियो मिलेगा, तो ये खर्चीली इस प्रकार से भी है। लिखित पद्धति द्वारा विचार और आयोजन पूर्ण प्रस्तुतिकरण में मानव घटे आवश्यकता से अधिक खर्च हो जाते। कई बार होता है कि ये लिखने की वजह से आयोजन करने में, उसका प्रस्तुतिकरण करने में, उसको डेकोरेशन करने में मनुष्य के बहुत सारे घंटे इसमें काम में लग जाते हैं, इसलिए समय शक्ति खर्च का समय का भी बहुत व्यय होता है। लिखित पद्धति प्रत्यक्ष नहीं परंतु परोक्ष होने से सामने वाले पक्ष का प्रतिभा विलंब से मिलता है। अब लिखने ये आप लिख रहे हो और ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेती हूँ। अब मुझे किसी को प्रश्न पूछना है तो मैं किसी को सामने से प्रश्न पूछ नहीं सकती, और मुझे समझ में आया है या नहीं, मैं 2 बार पढ़ूंगी, 3 बार पढ़ूंगी, तब मुझे पता चलेगा हाँ अब मुझे समझ में आया। तो उसका प्रतिभा भी विलंब से मिलता है कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। उपयुक्त परिस्थितियों में सूचना संचार की पद्धति की प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पूर्णतः प्रश्न उपस्थित हो सकता है। अब सूचना संचार की पद्धति या प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पूर्णतः प्रश्न उपस्थित हो सकता है, ये पॉजिटिव प्रश्न पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सूचना संचार की जो पद्धति है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है या नहीं, यह भी एक प्रश्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया। वक्ता प्रेक्षक की समझ, भाषा प्रस्तुतिकरण की उसकी पकड़ एवं सचोटता का सफलता का आधार रखा हुआ होता है कि अब सामने वाला प्रेक्षक है वो इस भाषा को समझेगा कि नहीं, हमारी प्रस्तुतिकरण कैसी है, वो कैसी समझेगा। ये सब सफलता सुनने वाला प्रेक्षक, बोलने वाले, लिखने वाले व्यक्ति के ऊपर रहता है कि वो कैसी सूचना बनाता है, फिर सामने वाला कैसे उसको पकड़ेगा। इसलिए पूरा आधार लिखने वाले के ऊपर, जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है सूचना बनाने वाले की। लिखित संदेश व्यवहार पत्र, तो ये भी खामी हुई ना, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उसको और ज़्यादा समय लगेगा और वो सोच समझ कर बनाएगा तो समय शक्ति का व्यय होगा और एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लिखित संदेश व्यवहार पत्र द्वारा होने से समय अधिक खर्च हो जाता है। कई बार संदेश का व्यवहार है वो पत्र के द्वारा, एक दूसरे को पत्र से लेन देन, ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, और एक दूसरे को पत्र के द्वारा पूछा जाता है तो खर्च और ज़्यादा हो जाता है। लिखित सूचना संचार हेतु दोनों पक्षों के अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है। देखो, मौखिक में क्या था कि पढ़े लिखे व्यक्ति ना हो तो भी समझ सकते हैं, लेकिन लिखित के अंदर लिखने वाला और बोलने वाला दोनों, मैं किसी को काम सौंपूं तो सूचना बना पर उसको लिखना आना चाहिए, और सामने वाला सूचना पढ़ने वाले व्यक्ति को भी पढ़ना आना चाहिए, तो दोनों पक्षों को लिखित सूचना का लिखित अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपका लेसन पहला हुआ पूरा।